1947 में भारत ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ाद हो जाता है। क्लेमेंट एटली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे साइन करते हैं और पूरा देश आज़ादी की खुशियां मनाता है। इस भारत की आज़ादी के हीरो बनते हैं नेहरू, गांधी और पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिस्ट्री बुक्स में इन सबका नाम सुनहरे अक्षरों से लिख दिया जाता है, लेकिन उन्हीं हिस्ट्री बुक्स ने भारत की आज़ादी की एक अहम कड़ी को अपनी किताबों के पन्नों से मिटा दिया है। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। देखो, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस एक बहुत रईस लॉयर थे और किसी भी टिपिकल बंगाली फैमिली की तरह उनका बचपन से सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन पे ही था। बोस बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छे थे और 1916 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में एडमिशन ले लेते हैं। उनके कॉलेज में प्रोफेसर था प्रोफेसर ओटेन करके, और वो इंडियन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करता था। वो उन्हें फालतू में हड़काता और कूट दिया करता। तो इसके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस और उनके सहपाठियों ने रिवोल्ट कर दिया कॉलेज के अंदर। इस रिवोल्ट की खबर इतनी तेजी से मीडिया में फैली कि ओटिन को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ओटिन फिर भी बच्चों को पीटता रहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर उसी को कूट दिया। इस चक्कर में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, पर आगे जाके उनको एक चांस मिला कि वो माफी मांग ले ओटिन के सामने और सारी बातों को भुला दिया जाएगा। पर सुभाष चंद्र बोस ने माफी नहीं मांगी और वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। ये पूरे कॉलेज के सीन ने सुभाष चंद्र बोस के अंदर एक नेशनलिस्ट जगा दिया था और उन्होंने ठान लिया उस दिन के बाद से कि वो अपने देश के लिए लड़ेंगे। इस इंसिडेंट के बाद सुभाष चंद्र बोस यूके चले गए ICS की पढ़ाई करने, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जिस एग्जाम को निकालने के लिए लोगों को 2-2 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, मात्र 7 महीने की पढ़ाई के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया था। क्रैक तो छोड़ो, उनकी 4थी रैंक बनी थी। अगर बोस चाहते तो उस टाइम पे अंग्रेजों की बटर वाली रोटी खा के खुश हो सकते थे, पर उन्होंने उस नौकरी को लात मार दी, क्योंकि जो अंग्रेज भारतीयों को मार रहे सुभाष चंद्र बोस उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे। और इस इंसिडेंट के बाद उनका प्रॉपर पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और उनको बहुत तेजी से ऊपर की पोजीशन दे दी जाती है। उनका बात करने का ढंग, उनका रुतबा इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि लोग उन्हें खुद से नेताजी का टाइटल दे देते हैं। और ये यही नेताजी है जिन्होंने गांधी जी को एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया। देखो, गांधी जी और पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री हो गई थी कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। यानी कहने को तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पर पूरा डिफेंस और कम्युनिकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट होल्ड करेगी। इंडिया को किससे माल खरीदना है, किसको माल बेचना है, किस कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप बनाने, इन सब की परमिशन ब्रिटिश से लेनी पड़ेगी। ये आइडिया पास हो ही जाता, पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको रुकवा दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस आइडिया की इतनी निंदा की और इतने आर्टिकल्स छापे कि ना चाहते हुए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रोकना पड़ा और 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रपोजल पूरे देश के सामने रखवा दिया। पर देखो, एक सीन समझो, जो सुभाष चंद्र बोस थे बहुत गर्म मिजाज के थे। भले ही वो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन मानते थे, पर वो उनके तरीकों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका यह मानना था कि दोनों गालों पर थप्पड़ खा के गाली सूझेंगे, आजादी नहीं मिलेगी। और यही डिफरेंसेस ने उनको 1939 में बहुत ज्यादा दिक्कत दी। देखो, 1939 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे। उस इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं। एक कैंडिडेट होते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे कैंडिडेट होते हैं सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस अकेले लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीतारमैया के ऊपर गांधी जी का हाथ होता है। इलेक्शन पूरे फेयर एंड स्क्वायर होते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन बोस गांधी के कहने पर रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी को अपना आदमी बैठाना रहता है। इस रेजिग्नेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस पे काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ देते हैं। और उसी साल स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और जर्मनी ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते हैं। भले वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश एम्पायर कूदता है, पर उनकी लड़ाई इंडियंस लड़ते हैं। और ये बात सुभाष चंद्र बोस को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी हैं, तो इंडिया के अंदर ही अंदर एक रिवोल्ट क्रिएट किया जाए, जिस चक्कर में ब्रिटिशर्स की कमर टूट जाए। ये विजन बोस गांधी और नेहरू के साथ शेयर करते हैं, पर वो लोग एग्री नहीं करते और बोस अकेले निकल जाते हैं भारत को आजादी दिलाने के लिए। 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस इंडिया से काबुल जाते हैं और वहां से फ्लाइट लेते हैं रशिया के लिए। वहां पे जाके जोसेफ स्टालिन की मदद मांगते, पर वो मना कर देते हैं। बोस रशिया से जर्मनी चले जाते हैं हिटलर से मदद मांगने, पर वहाँ पे एक बहुत अजीब किस्सा होता है। बोस हिटलर का वेटिंग रूम पे इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी आकर बोस से हाथ मिलाता है, बोलता है हेलो मैं हिटलर हूँ। पर सुभाष चंद्र बोस उसे मुंह पे कह देता है आप हिटलर नहीं है, मुझे असली हिटलर से मिलना है। वापस एक और आदमी आता है, कहता है हेलो मैं हिटलर हूँ। वापस सुभाष चंद्र बोस ये जवाब देते हैं आप हिटलर नहीं है, मुझे असली हिटलर से मिलना है। ऐसा 2-3 बार होता है, उसके बाद असली हिटलर सामने आता है और वो सुभाष चंद्र बोस से सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुम्हें पता कैसे चला कि जो पहले हिटलर आए थे वो नकली थे? बोस एकदम
प्रैक्टिकल आंसर देते हैं। कहते हैं कि एक छोटे देश का आदमी हिटलर से मदद मांगने आया है और हिटलर खुद सामने से उसकी मदद कर रहा है। ऐसा कैरेक्टर डिस्प्ले असली हिटलर शो नहीं करता। इस इंसिडेंट के बाद हिटलर समझ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल तुर्रम चीज है। हिटलर उन्हें बहुत रिस्पेक्ट से रखता है और भारत के 4000 सैनिक जो उन्होंने बंदी बनाए थे उन्हें वापस लौटा देता है। जर्मनी से सबमरीन के थ्रू सुमात्रा के आइलैंड पहुंचते सुभाष चंद्र बोस वहां पे जाके वो जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और वो उन्हें कन्विंस कर लेते हैं तो 40,000 इंडियन सोल्जर्स उन्होंने बंदी बनाया उसे वापस लौटा दें। वो ऐसा प्रपोजल रखते कि इंडियन सोल्जर्स इंडिया के खिलाफ ही लड़ेंगे, जिस चक्कर में जापान का प्राइम मिनिस्टर अग्री कर जाता है और यहाँ से शुरू होती है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाते हैं। वो औरतों का तक सपोर्ट मांगते हैं भारत की आज़ादी के लिए। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए वो जर्मनी से आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट कर देते हैं। वो उसके थ्रू रेगुलर स्पीचेस देते हैं और पूरे देश भर में क्रांति की हवा बढ़ाते हैं। आज़ाद हिंद फौज नागालैंड के थ्रू इंडिया में घुसती है और ब्रिटिशर से लड़ना स्टार्ट कर देती है। सभी प्री प्लान चल ही रहा होता है, पर जब भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद जापान घुटने टेक देता है वर्ल्ड वॉर 2 में और साथ ही साथ जर्मनी हार जाता है। इन दोनों कंट्रीज के गिनने के बाद जो आज़ाद हिंद फौज को मदद मिल रही थी वो बंद हो जाती है और सारे के सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर सुभाष चंद्र बोस हार नहीं मानते। वो आगे की प्लानिंग करने के लिए मॉस्को से वियतनाम के लिए निकल जाते हैं। पर पता नहीं एकदम से थाईलैंड के एयरपोर्ट पे उनका प्लेन क्रैश कर जाता है और सपोजिटली उनकी उन प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। अब देखो, जितने भी आज़ाद हिंद फौज के लोग थे उन्हें गद्दार का टाइटल दे दिया जाता है और जो 3 लोग थे शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और पीके सेगल, इन 3 लोगों ने आर्मी को लीड किया था। तो इन तीनों के खिलाफ पब्लिकली रेड फोर्ट पे ट्रायल रखा जाता है। अब ये न्यूज मार्केट में बाहर आ जाती कि सुभाष चंद्र बोस का मर्डर हो गया है और हमारे भारत के सैनिकों को गद्दार का टाइटल दे दिया गया है। इस चक्कर में पूरे देश में क्रांति की हवा भड़क जाती है। रॉयल ब्रिटिश आर्मी की नेवी और एयरफोर्स के खिलाफ इंडियन सोल्जर्स बगावत कर देते हैं। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की डेथ का सुन के पूरे देश भर में दंगे भड़कना चालू हो जाते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश आर्मी के इतने बुरे हाल हो जाते हैं कि वो लोग भारत के रिवोल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते और ना चाहते हुए भी वो ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ना पड़ता है। अब अगर अपन हिस्ट्री बुक्स में जाए तो हिस्ट्री बुक्स बोलते हैं कि गांधी जी के नॉन वायलेंस सत्याग्रह के चक्कर में ब्रिटिशर्स भागे थे। पर ये पूरी कहानी समझ के तुम लोग खुद बताओ, कोई आदमी तुम्हारे सामने घुटने मार के आलती पालती करके बैठ आएगा तो तुम लोग क्या उसकी बात मान लोगे? उल्टा क्लेमेंट एटली जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उन्होंने खुद बोला था कि भारत की आजादी में आजाद हिंद फौज का बहुत बड़ा हाथ था और गांधी जी के सत्याग्रह का हाथ मिनिमल था। तब भी सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी को दबा दिया गया है।